नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं बता देता हूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं योगेश कुमार चचड़ा आज आपके लिए पेपर सेकंड कॉमर्स और उसमें यूनिट नंबर 3 जो कि हमारी है बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, जो कि चैप्टर है हमारा डिमांड एनालिसिस। ठीक है, मांग विश्लेषण, जिसमें 2 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम 3rd लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं? 3rd लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको 2 लेक्चर में जो कराया था, पहले मैंने आपको डिमांड का मीनिंग कराया था। ठीक है, डिमांड का मीनिंग कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था 5 कंपोनेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। पहला डिजायर होना चाहिए, दूसरा आपका परचेजिंग पावर होनी चाहिए, तीसरा आपका एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, और चौथे नंबर पे आता है आपका क्वांटिटी और प्राइस, और 5वें नंबर पे आता है स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन हो गई थी हमारी। फिर मैंने आपको डिमांड एंड क्वांटिटिव डिमांड में डिफरेंस क्लियर कराया था। डिमांड डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की जब हम डिमांड करते हैं तो उसे हम डिमांड कहते हैं। और क्वांटिटिव डिमांड में मैंने आपको बताया था कि जब स्पेसिफिक प्राइस पर कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी की डिमांड होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वांटिटिव डिमांड है। राइट है, सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन देखो बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं आपसे नोट्स बनाए और 1 घंटे की क्लास का रिवीजन 5 मिनट में कर लीजिए। ये फायदा है नोट्स बनाने का। टाइप ऑफ डिमांड में इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड जब मार्केट में एक कंज्यूमर की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट डिमांड देखी जाती है तो उसे हम इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। और जब मार्केट डिमांड आता है तो सेम इसी में वन कंज्यूमर की जगह एक कंज्यूमर की जगह हम यहां पर मार्केट में सभी कंज्यूमर को कंसीडर करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, फिर हमने इसको आगे देखा कि शेड्यूल क्या है। तो जो डिमांड थी, इंडिविजुअल डिमांड थी, और जो हमारी मार्केट की जो डिमांड थी, ठीक है, जब हम उसके डेटा को ग्राफ में जब हम उसके डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल की फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहते हैं? शेड्यूल कहते हैं। शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा जो प्राइस होती है गुड्स की और जो क्वांटिटी होती है उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम शेड्यूल हमने समझा। शेड्यूल के बाद हम आगे कर्व पर। डिमांड कर्व क्या है? देखो, जो डेटा था हमारा, ठीक है, उसको जब हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो हो गया आपका, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो हो गया शेड्यूल। जब हम इसको ग्राफ की उसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारे सामने एक डिमांड कर्व आएगा। ये जो डिमांड कर्व होगा सेम इंडिविजुअल का भी होगा, है ना, मार्केट में भी देखने को मिलेगा। दोनों के जो आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, 3 विशेषता डिमांड कर्व की। पहला ये है कि स्लोप डाउनवर्ड होगा, ठीक है, गिरता हुआ होगा। दूसरा होता है लेफ्ट से राइट गिरेगा, बाएं से दाएं गिरता हुआ होगा। और तीसरा ये प्राइस और गुड्स है, जो क्वांटिटी है, कमोडिटी है, उसके बीच में कैसा रिलेशन बताएगा? नेगेटिव इनवर्स रिलेशन बताएगा, विपरीत। ये तीनों पॉइंट अच्छे से समझ लेना। इंडिविजुअल में ए का बना रहे हैं, बी का बना रहे हैं, इंडिविजुअल एक एक का बन रहा है। जब मार्केट डिमांड कर्व की बात आएगी तो मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है सबकी प्राइस, सबकी क्वांटिटी को, यानी कि हॉरिजॉन्टल क्या कर लिया जाएगा? जोड़ कर लिया जाएगा उनकी क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। ये था फर्स्ट क्लास में, है ना। फिर इसके बाद मांग फलन देखा हमने कि मांग जो डिमांड है वो कई फैक्टर से इफेक्ट होती है। वो सारे फैक्टर हमने यहां पे डिस्कस करे मांग फलन में, डिमांड फंक्शन में। पहला था हमारा खुद की प्राइस थी कोमोडिटी की, ठीक है। दूसरा रिलेटेड गुड्स था, कोमोडिटी की जो प्राइस है, ऑन प्राइस ऑफ कोमोडिटी और जो कमोडिटी है उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स आया। सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन मिला आपको? सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिव रिलेशन मिला। सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और जो डिमांड है कमोडिटी की, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको नेगेटिव रिलेशन देखने को मिला, राइट। इसके बाद इनकम आया। इनकम में आपको क्या देखने को मिला? इनकम में आपको पॉजिटिव रिलेशन, यानी कि इनकम भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करती है और रिलेशन कैसा था आपका? पॉजिटिव रिलेशन था डिमांड और इनकम के बीच में। लेकिन जब हम इसमें गुड्स में डिवाइड करते हैं, इनकम में एक था नॉर्मल गुड्स था, एक था इंफीरियर गुड्स था। नॉर्मल केस में पॉजिटिव होता है हमारा, अपवार्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, ऊपर जाता होता है, पॉजिटिव रिलेशन बताता है इनकम और गुड्स के, डिमांड के बीच में, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इंफीरियर गुड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोटे अनाज का, इसमें इनकम और जो
हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड होता है। ये अच्छे से नोट कर लेना। टेस्ट प्रेफरेंस हो गया था हमारा, फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा होगी, है ना, अनफेवरेबल है तो वहां पे डिमांड आपको कम देखने को मिलेगी। अगर फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइस में चेंज आएगा, तो अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर आपकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस आपके गुड्स के बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने 2-3 पॉइंट आपको और लिखाए थे इसके एक्स्ट्रा भी। ये हमने सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करा था, लो ऑफ डिमांड। देखो 5 मिनट में हो गया फर्स्ट लेक्चर रिवाइज। सेकंड लेक्चर रिवाइज करना है लो ऑफ डिमांड। तो लो ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अदर कांस्टेंट है जो हमारे जो डिमांड को, देखो लगभग बहुत सारे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको सीरीज से कराए हैं, लगभग 9-10 फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को। उनमें से सारे फैक्टर साइलेंट है, सारे साइलेंट है, एक को छोड़ के पहला वाला, खुद की गुड्स की प्राइस। ठीक है, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ठीक है, और जो डिमांड है उनके बीच में रिलेशन बता रहा है लो ऑफ डिमांड की, नेगेटिव रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेंगे तो हमारी गुड्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ये लो ऑफ डिमांड कहता है, राइट। इसमें अदर फैक्टर जो कांस्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया, रिलेटेड प्राइस है, इनकम है, टेस्ट प्रेफरेंस है, एक्सपेक्टेशन है, पॉपुलेशन साइज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है। तो ये सारे के सारे जो अदर फैक्टर है वो सारे के सारे कैसे है, साइलेंट है, शांत है बेटा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा पास ये डिमांड का जो डिमांड कर्व आएगा, इनवर्स रिलेशन बताएगा, स्लोप डाउनवर्ड होगा और लेफ्ट टू राइट होगा। अभी तक रिवीजन ही चल रहा है, ध्यान रखना, है ना। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता देता हूं मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं। फिर हमने देखा था डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड क्यों होता है। डाउनवर्ड होने का रीजन क्या है, एक तो इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, यानी कि जब हम किसी वस्तु का जब हम लगातार उपभोग करते हैं, ठीक है, एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, तो उसमें क्या होता है, अगली इकाई से जो मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है पहले की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, पिछली इकाई से जो मिली थी उसकी तुलना में इस वाली इकाई की कम हो जाएगी। इसके लिए हम कम भुगतान करेंगे, तो कम भुगतान पे ही हम ज्यादा इकाइयों को परचेज करेंगे। एक तो ये लो हो गया, ठीक है। दूसरा आता है इसका मेन इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है, जब गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी तो ऐसे में हमारी रियल इनकम बढ़ जाएगी। रियल इनकम बढ़ जाएगी तो हम ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। यही विपरीत होता है, अगर गुड्स की प्राइस ज्यादा होगी तो रियल इनकम कम हो जाएगी तो हम कम डिमांड करेंगे। तो ये बता रहा है स्लोप डाउनवर्ड के होता है। तीसरा आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर दो गुड्स हैं और वो एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है, जैसे टी और कॉफी, जैसे कोक और पेप्सी, तो कह रहे हैं कि अगर पेप्सी और कोक के प्राइस पहले सिमिलर है, अगर कोक प्राइस बढ़ा देती है तो प्राइस बढ़ाएंगे तो सब कहां पे शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सस्ती हो जाएगी। पेप्सी ने रेट चेंज नहीं करे, रेट चेंज करे हैं कोक ने, तो कोक ने रेट चेंज करे तो सब कहां शिफ्ट हो जाएंगे, पेप्सी की ओर। इसी को ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। इसलिए जब हम किसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो उसका मार्केट में सब्स्टिट्यूट होता है, और उसकी डिमांड कम होने का रीजन यही होता है कि लोग दूसरी ओर शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर? ये तीन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। हाँ जी, चौथा इफेक्ट था साइज ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी गुड्स की प्राइस है, उसके अपना एक कस्टमर होता है, एक मार्केट होता है। अगर आप प्राइस को गिरा दोगे तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज कस्टमर का बढ़ जाएगा, भाई सबकी पहुंच में आ जाएगी वो गुड्स, तो अपने आप ही क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो चार आपको रीजन बता दिए कि डिमांड कर्व जो होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। अब इसके बाद एक्सेप्शन की बात करें कि लो में जो लो ऑफ डिमांड है वो कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये आता है एक्सपेक्टेशन। हाँ जी, सॉरी, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स जो हमारी प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती है, वहां पर हमारा लो ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि वो जितनी महंगी होगी उनकी डिमांड ज्यादा होगी। अगर वो उनकी प्राइस कम होने लग जाएगी तो लोग उनकी डिमांड करना बंद कर देंगे। इसलिए आपको देखने को मिलता है गोल्ड है, जैसे है ना, हीरे जेवरात है, इनकी जितनी ज्यादा प्राइस होगी उतनी ज्यादा इनकी डिमांड बढ़ती है। तो लो ऑफ डिमांड फेल हो गया, लो ऑफ डिमांड क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है। दूसरा आता है गिफिन गुड्स आता है। इसने सर रॉबर्ट गिफिन ने इसकी बेटा सर्वे करा था ब्रिटिश में जाके, ब्रिटिश वर्कर के ऊपर, तो वहां पे आपको देखने को मिला कि गिफिन गुड्स के केस में क्या होता है, प्राइस जब इनकी बढ़ती है तो वहां पे गिफिन गुड्स की क्या होती है, डिमांड भी बढ़ती है। तो यहां पर भी लो ऑफ डिमांड आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, फिर आता है डिमांड फॉर नेसेसिटी। जो नेसेसिटी गुड्स है, जो जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसी गुड्स के केस में क्या कह रहे हैं, अगर ऐसी कोई गुड्स है तो उसके प्राइस आपके डिमांड को इफेक्ट नहीं करेंगे, लो ऑफ डिमांड वहां पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जीवन जीने के, जैसे पानी है,
पानी आप फ्रेश वाटर पी रहे हो या फिर आप मिनरल वाटर पी रहे हो, तो उसके प्राइस अगर चेंज हो भी जाते हैं तो आपकी डिमांड ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, मतलब लो डिमांड काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप पानी उतना ही पीने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो खाने पीने की चीज है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी है, उनकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होने पर, है ना, डिमांड में आपके जैसे प्राइस बढ़ गई तो आप डिमांड कम नहीं करोगे, है ना, उतनी ही करोगे जितनी आप पहले कर रहे थे। तो लो डिमांड यहां पर भी आपका फेल हो जाता है। फिर इसके बाद आता है इररेशनल जजमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तार्किक निर्णय नहीं ले पाते हैं, तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई जिसकी ज्यादा प्राइस है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। इसका मतलब जब गुड्स की प्राइस बढ़ रही है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में चल रहा है कि यार इसकी तो क्वालिटी भी हाई है, तो ज्यादा प्राइस पर लोग ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करते हैं। लो डिमांड फेल। लो डिमांड फेल होने का मतलब सीधा सीधा सा है, वहां पे प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, क्वांटिटी डिमांड के बीच में क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन नहीं मिलेगा, पॉजिटिव रिलेशन मिलेगा। जहां लो डिमांड काम करेगा वहां पे रिलेशन कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। ये सारी बातें हमने 2 लेक्चर में सारी की सारी आपसे साथ डिस्कस करी है। फिर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। अगर फ्यूचर में आपके प्राइस बढ़ने की संभावना है, यानी कि ग्रो कर रहे हैं लगातार प्राइस, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि यार फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेंगे, तो है ना, और इंक्रीज होंगे, तो अब इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन लोग इनकी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, यहां पर भी लो डिमांड आपका फेल हो जाता है। ये सारे लेक्चर हमने सुपर फास्ट रिवीजन देख रहे हैं, 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिए हैं सारे पॉइंट, ठीक है। तो ये फायदा है हमारा नोट्स बनाने का। मैं आपको हर बार हर लेक्चर में एहसास दिलाता रहूंगा कि नोट्स बना लो, गलती मत करो, नोट्स बना लो, गलती मत करो। 10 यूनिट है, लेंदी है, अगर उनको समराइज करना है तो आपको अपने हैंड नोट्स बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेके रख लिए, सर इनकी भी हमने स्क्रीनशॉट की पीडीएफ बना ली, रिवाइज कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होगा। लास्ट में आपको पता लग जाएगा आपकी गलती क्या है। अगर आप 1 घंटे के लेक्चर को 5 मिनट में रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, और यही फॉर्मूला है, ठीक है, आपकी सक्सेस का। अगर आपको क्वालिफाई करना है टेस्ट तो आपको बनाने पड़ेंगे। फिर आता है चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड और चेंजिंग डिमांड में डिफरेंस क्या है। तो ये कह रहे हैं कि देखो डिमांड को बहुत सारे फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, अभी तक रिवीजन चल रहा है, हाँ जी, डिमांड को बहुत सारे फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि उनमें से एक फैक्टर ले लिया हमने, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, वो डिमांड को इफेक्ट करता है, खुद की प्राइस तो करेगी, हाँ। तो जब खुद की प्राइस इफेक्ट करती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड। इस ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे कि डिमांड में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, या तो डिमांड में क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। एक्सटेंशन को हिंदी में कहते हैं विस्तार, क्या कहते हैं, विस्तार, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं संकुचन, क्या कहते हैं, संकुचन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको देखने को मिलेगी। जब एक गुड्स की प्राइस कम हो जाएगी तो वहां पे आपको विस्तार देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, और खुद की गुड्स की प्राइस क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिमांड में संकुचन देखने को मिलेगा। क्या सर कर्व चेंज हो जाएगा? नहीं बेटा, यहां पर कर्व चेंज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, मूवमेंट होगा अलोंग द डिमांड कर। एक ही डिमांड कर पर आप मूव करोगे, मूवमेंट का हिंदी में कहते हैं संचलन, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे नीचे जाओगे, कर्व चेंज नहीं होगा, राइट लेफ्ट में नहीं जाओगे आप। क्लियर है? हाँ जी। इसके बाद मैंने आपको बताया था ये कर्व है, यहां पे देखो, यहां पे आपको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है और कॉन्ट्रैक्शन। सीधी सी बात है, अगर प्राइस कम होगी तो वहां पर विस्तार देखने को मिलेगा आपको डिमांड में, और प्राइस अगर बढ़ जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसी में आपको कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचन मांग में देखने को मिलेगा। विस्तार और संकुचन को दिमाग में रखना हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। हाँ चलिए, इंग्लिश में तो अलग होता ही है, मतलब, है ना। हाँ, विस्तार को वृद्धि नहीं लेना है, वृद्धि कमी किसमें होगी, वृद्धि कमी यहां पर होगी, चेंजिंग डिमांड। चेंजिंग डिमांड क्या मतलब क्या है, कह रहे डिमांड को बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हमने एक तो देख लिया, प्राइस वाला तो देख लिया, उसको कहते हैं चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड। इसके अलावा जो फैक्टर है ना, जैसे इनकम हो गई कंज्यूमर की, जैसे
प्राइस, रिलेटेड प्राइस हो गई, रिलेटेड गुड्स की प्राइस हो गई, जैसे प्रेफरेंस, टेस्ट, ये सारे हो गए, ये सारे भी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो जब ये सारे डिमांड को इफेक्ट करते हैं और इनके रिलेशन को जब हम देखते हैं एक कर्व के रूप में, तो इसे हम कहते हैं चेंजिंग डिमांड। क्या कहते हैं? चेंजिंग डिमांड। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपका डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा, ठीक है, या तो राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा, शिफ्ट जरूर करेगा, बैकवर्ड जाएगा या फिर आपका फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट होगा या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, पीछे की ओर जाएगा या फिर आपका आगे की ओर जाएगा, अगर प्राइस के अलावा अन्य फैक्टर की वजह से चेंज हुआ है। ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी के अलावा अन्य फैक्टर से अगर डिमांड में चेंज हुआ है तो डिमांड कर्व आपका शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज हो जाएगी डिमांड आपकी, और अगर फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी बच्चा? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। देखो ये डायग्राम है, यहां पर आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, D1 से आप कहां पे आ रहे हो? D2 पे आ रहे हो, 30 से आपकी डिमांड कितनी हो गई? 20 हो गई। और यहां पर आपका क्या हो रहा है? फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, और ये D1 से आप कहां पे शिफ्ट हो गए? D2 पे शिफ्ट हो गए, 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई। तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो आपकी क्या हो जाएगी? आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहां पे हम यूज करेंगे वृद्धि और कमी। क्या वर्ड यूज करेंगे हिंदी मीडियम वाले? वृद्धि यूज करेंगे और कमी यूज करेंगे, है ना। डिक्रीज और इंक्रीज लिख रहा है ना, इसको कमी, ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। कमी और वृद्धि, है ना, वहां पे यूज नहीं कर रहा है, वहां एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी कि विस्तार और संकुचन वर्ड यूज करना है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, चलिए अब ये कोज पढ़ लेते हैं हम। हाँ जी, कोज पढ़ लेते हैं, क्या क्या कारण है। तो रिवीजन तो 2 लेक्चर का आपका समाप्त हो गया। क्या कारण है? अच्छा देखो, बार बार रिवीजन इसलिए करा रहा हूं मैं सर, हर क्लास में आप बेटा पिछला रिवाइज इसलिए करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीजें बैठ जाए, बिल्कुल मतलब आप कहीं से भी कैसे भी कॉन्सेप्ट में लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से बनेगा तो हम एक पॉसिबिलिटीज होती है कि यार हाँ ठीक है, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और आंसर को पता लगा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्लियर होना, और उसके लिए रिवीजन जरूरी है, नोट्स जरूरी है, ये सारी बातें आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे 5 रीजन बताए जिसकी वजह से आपकी डिमांड इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का मतलब है फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की और डिमांड कर्व आपका चला जाएगा। क्या क्या रीजन है? इनकम बढ़ जाए आपकी, अगर सोचो आपकी इनकम बढ़ गई तो पहले की तुलना में अब ज्यादा डिमांड करोगे, हाँ, तो कहां पे जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होएगा और आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाए, जैसे आप बेटा आप पीते हो टी और टी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो आप कहां पे चले जाओगे? कॉफी पे चले जाओगे, तो कॉफी का डिमांड कर्व क्या होएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। पूरक वस्तु पेट्रोल और कार, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। और पेट्रोल के प्राइस अगर कम होंगे तो यहां पे प्राइस गिर रहे हैं क्योंकि इंक्रीज की बात कर रहे हैं, तो आपके कार की डिमांड बढ़ जाएगी। समझ आ रहा है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो जाए, है ना, कैसे हो जाए? फेवरेबल हो जाए, आपके स्वाद अनुसार हो जाए, आपकी पसंद के अनुसार हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी। वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, जहां पे आपको लग रहा है कि फ्यूचर में जो वस्तु का आप उपयोग कर रहे हो वो अवेलेबल नहीं होगी, उसमें कमी आ जाएगी, तो भी आप डिमांड को क्या करोगे? बढ़ा दोगे। ये सारी कंडीशन में डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, आगे की ओर जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? चलिए, और मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है आपका, हाँ जी, क्या कारण है जिसकी वजह से जो पढ़े थे ना अभी कारण, उनका विपरीत कर दो। पहला पढ़ा था आय कम कर दो, डिमांड कम हो जाएगी। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें आपकी क्या हो जाएगी? कीमतें अगर स्थानापन्न वस्तुओं की कम हो जाएंगी, है ना, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप डिमांड उसकी कम कर दोगे। अगर पूरक वस्तुओं की आपकी कीमतें क्या हो जाएंगी? पूरक वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ जाती है, पूरक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है तो डिमांड आप कम कर दोगे, ठीक है। अगर आपकी जो वस्तु है उसके अगेंस्ट में हो जाता है, आपका टेस्ट है, आपकी प्रेफरेंस है, तो आप डिमांड कम कर दोगे। और जब आपको लगता है कि फ्यूचर में जो आप जिस वस्तु की आप डिमांड कर रहे हो वो फ्यूचर में उसकी उपलब्धता बढ़ने वाली है, तो भी आप उसकी डिमांड क्या करोगे? कम करोगे। ये सारे रीजन है जिनकी वजह से मांग में आपके कमी आने वाली है और आप बैकवर्ड शिफ्ट हो जाओगे, पीछे की ओर शिफ्ट हो जाओगे। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये रीजन है हमारा जो हमने आपको बता दी। अब आते हैं अपने
मांग के प्रकार पे। देखो मांग के प्रकार को अगर आपको समझना है तो अच्छे से समझ लो। पहला मांग का प्रकार आपको क्लियर है, प्राइस डिमांड कह रहे हैं, हाँ जी, जिसमें प्राइस ऑफ कमोडिटी, ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी और कमोडिटी के बीच में यानी कि वस्तु के बीच में क्या बताता है, संबंध बताता है प्राइस डिमांड। और संबंध आपको पता है नेगेटिव रिलेशन है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। एक होता है इनकम डिमांड, है ना, आय मांग। आय मांग में देखो तीन तरह की गुड्स है, एक तो नॉर्मल है, नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे आप मांग बढ़ाओगे, जैसे जैसे आपकी आय कम होगी वैसे वैसे आप क्या कर दोगे, मांग को कम कर दोगे। तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। कैसा रिलेशन हो गया, पॉजिटिव। तो डिमांड करो कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। इंफीरियर गुड्स के केस में अगर आपकी आय बढ़ेगी तो बेटा आप मोटा चावल खाओगे या बासमती चावल खाओगे, भाई बासमती चावल 160 रुपए किलो वाला लाएंगे ना हम क्यों 20 रुपए किलो वाला चावल खाएं। तो 20 रुपए किलो के चावल की जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपका कर्व बनेगा इंफीरियर गुड्स के केस में, ठीक है। अगर लग्जरी गुड्स में देखें तो लग्जरी गुड्स में आय बढ़ती है तो आप लग्जरी गुड्स की ज्यादा डिमांड करते हो, तो यहां पर भी पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। हाँ, एक और ध्यान रखना, एक और होता है हमारा नेसेसिटी गुड्स और होती है, वहां पर आय बढ़ने पर कुछ लिमिट तक तो डिमांड बढ़ती है ना, जो अनिवार्य वस्तु है जीवन जीने के लिए। आय बढ़ेगी तो कुछ हद तक तो उनकी वो क्या कहते हैं डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद जाके रुक जाएगी। एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे आप सभी दूध पीते हैं, हाँ जी, मिल्क हम सभी मोस्टली हम सेवन करते हैं मिल्क का, सुबह शाम जैसे भी समय लगता है, कई तो 2 बार भी लेते हैं। मान लो कि मैं रात को दूध पी के सोता हूं, है ना, मुझे नींद नहीं आती है, जो भी मेरी आय है, अब मेरी आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब मैं सुबह दूध पीने लग जाऊंगा, आय और बढ़ जाती। अब ये थोड़ी ना आय बढ़ जाएगी तो मेरे को हर घंटे में दूध का गिलास चाहिए कि मैं इतनी डिमांड बढ़ा दूं कि यार आय बढ़ती जा रही, अब मैं हर घंटे में दूध पीऊंगा, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो अनिवार्य वस्तु है उतनी ही ली जाती है जितनी आपके जीवन जीने के लिए आपको जरूरत होती है, ठीक है। मिल्क आप पियोगे तो भाई मैं आपको कह रहा हूं, कोई रात को पीता है, अगर उसकी आमदनी बढ़ेगी तो सुबह भी पीने लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि वो हर घंटे में कहेगा यार मेरी तो आय बन गई, मैं तो बहुत इनकम वाला हो गया, अब तो मुझे हर घंटे में क्या चाहिए, दूध चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए नेसेसिटी गुड्स के केस में अगर इनकम डिमांड की बात कर रहे हो नेसेसिटी गुड्स में, तो इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद वो रुक जाती है, ठीक है। हाँ जी, क्रॉस डिमांड मैंने बताया था, जब एक वस्तु की डिमांड की बात करो और दूसरी वस्तु की प्राइस जब उसको इफेक्ट करे तो उसको क्रॉस डिमांड कहते हैं। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी देखने को मिलती है, यहां पर रिलेशन पॉजिटिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पूरक वस्तुओं में भी देखने को मिलती है, और यहां पर रिलेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फिर आता है, हाँ जी, ड्राइव डिमांड, व्युत्पन्न मांग, यानी कि ऐसी वस्तु की मांग कर रहे हो जो अन्य वस्तुओं की मांग पैदा कर रही है। जैसे मान लो कि आप एक मकान बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, आप एक मकान बनाना चाहते हो। अगर आप एक मकान बनाना चाहते हो तो मुझे बताओ, मकान बनाओगे तो साथ साथ में डिमांड कर रहे हो मकान की कि मकान बनाना है मुझे, है ना, अपने घर का खुद का मकान होना चाहिए। तो अब उसके साथ साथ बताओ, ईंटों की डिमांड हो गई, ब्रिक्स की डिमांड हो गई, सीमेंट की आप डिमांड कर रहे हो, वुडन की आप डिमांड कर रहे हो। मतलब व्युत्पन्न मांग मतलब एक वस्तु की आप मांग कर रहे हो और उसके साथ साथ कई वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो रही है। एक वस्तु की आप मांग कर रहे हो, मांग करी आपने मकान की, है ना, हाँ जी, और साथ में इनडायरेक्टली क्या हो गया, दूसरी वस्तुओं की डिमांड भी क्रिएट हो गई, ठीक है। हाँ, तो जब हम व्हेन वी आर डिमांड फॉर वन कमोडिटी, मकान की मांग करी हमने, आपके सामने मकान की मांग करी, देन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, बजरी चाहिए, लकड़ी चाहिए, ये सारी डिमांड क्या हो गई, ऑटोमेटिकली क्या हो गई, फुलफिल हो गई। सारी डिमांड ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गई, उसको कहते हैं हम डिराइव्ड डिमांड, ठीक है, यानी कि व्युत्पन्न मांग। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये एग्जांपल से भी आपको समझ आ गया। फिर आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड, समग्र मांग, यानी कि ऐसी वस्तु की आप डिमांड कर रहे हो जिसके उपयोग बहुत ज्यादा है। जैसे आप मिल्क को देख लो, दूध के अगर आप देखोगे, दूध की आप उपयोग कर रहे हो, दूध है, लैंड है ना, भूमि, पानी है, इसकी आप जब आप डिमांड करते हो, आप देखना इनके उपयोग बहुत ज्यादा है। दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से छाछ बनती है, दूध से घी बनता है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं किसी वस्तु की मांग बढ़ने पर उसका उपयोग हम बहुउद्देश्य कार्यों में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुउद्देश्य कार्यों में अगर दूध की प्राइस कम होंगे तो दूध की मांग बढ़ेगी, और दूध की मांग बढ़ेगी तो दही की मांग बढ़ जाएगी, है ना, छाछ की मांग बढ़ जाएगी, और इसके बाद
घी की मांग बढ़ जाएगी, पनीर की मांग, दूध से रिलेटेड मिठाइयों की मांग बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी डिमांड होती है कंपोजिट, मतलब एक की दूध के ऊपर ये सारी डिमांड क्या होती है, एक तरह से डिपेंड होती है। ऐसे ही भूमि का हो गया, ऐसे ही पानी हो गया, ठीक है। तो ये मल्टीपल पर्पज में यूज आते हैं। तो अगर एक की डिमांड बढ़ती है तो बाकी सारे क्षेत्र में जहां जहां ये यूज आते हैं वहां वहां भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ज्वाइंट डिमांड कहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है ज्वाइंट डिमांड, ठीक है। यानी कि जैसे कॉपी पेन है ना, और कार पेट्रोल है, और बॉल बैट है, मतलब एक साथ जो यूज होते हैं, ठीक है। इनकी डिमांड साथ साथ होती है। जो पेट्रोल की डिमांड करेगा तो कार की भी करेगा, है ना। पेन की करेगा तो कॉपी की भी करेगा, है ना। इसी तरह से बैट की करेगा तो बॉल की डिमांड होगी। तो साथ साथ इनकी डिमांड होती है। ये हो गए डिमांड के प्रकार। अब आता है आज हमारा एक और नया टॉपिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो डिमांड का चैप्टर है ना, जो डिमांड एनालिसिस है, वो दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी तक हमने सारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, ठीक है। अब हम यहां से देख रहे हैं एक, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे, यूजी लेवल पे आप देखोगे तो ये दो चैप्टर है, लेकिन हमारे सिलेबस में तो एक ही डाल रखा है। तो ये अब एक तरह से दूसरा चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए अब समझते हैं कि है क्या। तो इससे पहले हमने क्या डिस्कस करा था, इलास्टिसिटी से पहले भी तो कुछ पढ़ा ना हमने सर, डिमांड एनालिसिस पढ़ा, डिमांड का मीनिंग करा हमने, ठीक है। फिर लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा हमने। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि सर अगर हम एक गुड्स की, यानी कि खुद की गुड्स की प्राइस, ऑन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है, खुद की गुड्स की प्राइस ले ले और कॉमोडिटी ले ले, तो उनके बीच में लॉ ऑफ डिमांड कहता है नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन साथ में अदर फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, उनमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, ठीक है। क्या मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमांड मात्रा बताता है क्या, मापता है क्या कि कितना प्रतिशत प्राइस में चेंज होने से कितना प्रतिशत डिमांड में चेंज हो गया? नहीं सर, वो तो नहीं करता। फिर लॉ ऑफ डिमांड बताता क्या? लॉ ऑफ डिमांड तो सर डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन में जो चेंज हो रहा है, कह रहा है प्राइस बढ़ाओ डिमांड कम, प्राइस कम करो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो? तो लॉ ऑफ डिमांड क्या नहीं बताता आपको? मेजरमेंट नहीं बताता कि कितने प्रतिशत डिमांड में चेंज होने से कितने प्रतिशत आपकी मांग में चेंज हो गया। ये इसका आंसर लॉ ऑफ डिमांड के पास नहीं है। सर इसका आंसर किसके पास है? इसका आंसर बच्चा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पास। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या, आपको समझ आ गया होगा कि यहां पर मेजरमेंट की बात हो रही है। कितना प्रतिशत प्राइस में चेंज आने से कितना प्रतिशत आपकी मांग में, है ना, वस्तु की मांग में क्या आ गया, परिवर्तन हुआ है, उसे हम मापेंगे। क्या करेंगे? मापेंगे। चलिए, तो कह रहे द लॉ ऑफ डिमांड, कह रहे द लॉ ऑफ डिमांड फेल टू मेजर द चेंज इन क्वांटिटी, है ना, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द चेंज क्वालिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहां पे देखो, यहां पे ना तीन चीजों की बात हो रही है, तीन एक तरह से टॉपिक यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, और तीनों हमारे टॉपिक अलग अलग, तीनों डिस्कस करने वाला हूं आपसे। तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है द लॉ ऑफ डिमांड फेल टू मेजर द चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा है? हाईलाइट करो, मेजर कर रहा है। हाँ जी, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। किसमें फेल हो गया लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया कि ये नहीं बताता कि कितने प्रतिशत, कितने प्राइस में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो कह रहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया फिर, है ना। ये क्या करता है? ये मेजर करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द चेंज क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। खुद की जो प्राइस है उसकी वजह से जितना चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज हुआ वो मेजर करेगा, उसको मापेगा। ठीक है। कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने से, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, तो इनकम में कितना चेंज आया, उसकी वजह से डिमांड में कितना चेंज आया, इसको भी मापेगा। तीसरा, रिलेटेड जो प्राइस होते हैं गुड्स के, उनमें चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में, कमोडिटी की जो डिमांड है उसमें कितना चेंज आया, वहां पे भी मापेगा। तो
तीन पॉइंट है हमारे कहने का मतलब, इसी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम तीन तरह के डिमांड इलास्टिसिटी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तीनों को हम अच्छे से समझने वाले हैं। समझ आया नहीं आया? तो लॉ ऑफ डिमांड फेल है, वो मेजरमेंट नहीं कर सकता, वो डायरेक्शन बताएगा आपको, कितना प्राइस बढ़े, कितनी, है ना, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो गई, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई, तो ये आपको बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, लेकिन आपको मापेगा नहीं। मापने के लिए कौन सा टूल है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, और तीन तरह की माप आपके सामने बता दी। अब भी समझ नहीं आया तो देखो अगले उसमें आपको डायग्राम से समझ आ जाएगा। हाँ जी, अच्छे से देखो। तो क्या कह रहे हैं इसमें हम? हाँ जी, ये कह रहे हैं चेंज इन प्राइस कमोडिटी। तो कह रहे हैं प्राइस में चेंज हो रहा है और आपकी चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड, डिमांड में चेंज हो रहा है, इसको हम माप रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं कि एक वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होने से उसकी मांग मात्रा में जो परिवर्तन होगा उसको कहते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है, ध्यान रखना, जो बेस है वो नीचे रहेगा। बेस क्या है? प्राइस में चेंज होने से, है ना, वस्तु की डिमांड में कितना चेंज होना है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे है ना, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पहला तो ये हो गया जो हम पढ़ने वाले, एक यूनिट तो ये होगी। दूसरी यूनिट आएगी इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। ये क्या है? ये कह रहे हैं इनकम में जो चेंज होगा उसकी वजह से जो हमारी क्वांटिटिव डिमांड ऑफ कमोडिटी है उसमें जो चेंज होगा उसकी माप करेंगे हम। तो दूसरी यूनिट इसी में ही देखने को मिलेगी हमको, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड। ये तो ऊपर रहना ही, बेस क्या, वो चेंज हो गया, क्या, प्राइस की जगह क्या आ गई? इनकम आ गई, तो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तीसरा आता है क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। ये क्या बताएगी कि रिलेटेड प्राइस के रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में जो चेंज होगा बच्चा, उसको मापेंगे हम, उसको मापेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स, एक्स की डिमांड में चेंज हो रहा है क्वांटिटिव डिमांड में, है ना, किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि वाई की प्राइस चेंज हुई है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वाई। परसेंटेज चेंज इन वाई, एक्स नहीं वाई, वाई की प्राइस में चेंज होने से हमारी एक्स की डिमांड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इसको जब हम मापेंगे तो इसको हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। तो ये बच्चा 3 यूनिट में ये चैप्टर डिवाइड है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला प्राइस इलास्टिसिटी है, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी है, ठीक है, और चौथा है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी। तीनों यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ आया नहीं आया? अब देखो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रखा है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं बहुत, कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना वो क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। क्वांटिटेटिव का मतलब है मापना, ये माप बताएगा आपको कि कितना प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज हुआ, कंज्यूमर की इनकम में कितना चेंज होने से डिमांड में चेंज हुआ, कंज्यूमर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कितना चेंज होने से कितना डिमांड में चेंज हुआ, मापेगा ये। इसलिए हम कह रहे हैं ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि जहां लो ऑफ डिमांड की हम बात करें तो लो ऑफ डिमांड क्या है? लो ऑफ डिमांड आपका क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, मतलब ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? लो ऑफ डिमांड डायरेक्शन बताता है कि प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ, मापता नहीं है, ये दोनों में अंतर है। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी। लो भाई, पहली यूनिट हमारी आ गई है प्राइस इलास्टिसिटी, है ना, मांग की, आपकी मांग लोच की कीमत। तो क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं कि व्हेन चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड इज मेजर with respect to change in on price of commodity is called price elasticity of demand, जो कि मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि एक वस्तु की खुद की कीमत में परिवर्तन से वस्तु की मांग मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है उसको जब हम मापते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये भी सेम वही डेफिनेशन है, ठीक है। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा वो हम बताएंगे। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लो। क्या है फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे चेंज? हाँ, कैसे चेंज निकालेंगे? तो देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस,
परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे हम निकालेंगे इसको चेंज, तो यहां पर हम देखेंगे Q1 माइनस Q, क्या करा है मैंने Q1 माइनस Q, तो इससे क्या आएगा Q1 माइनस Q अगर मैं करूंगा तो ये Q1 क्या है, तो Q1 मैं आपको बताता हूं, Q है इनिशियल डिमांड है आपकी पुरानी वाली जो अभी कर रहे हो, Q1 है आपकी न्यू डिमांड, ठीक है, Q1 क्या है न्यू डिमांड है, तो ये डेल्टा Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा डेल्टा Q डिवाइडेड बाय Q इंटू 100। आगे जाके बेटा ये यहाँ पे बराबर और ये माइनस है ना, ये थोड़ा इसको इधर लगाना है अपन को, ठीक है, ये आपस में थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ पड़ा है, तो इधर करना है इसको अपन को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको। तो पहले क्या बनेगा, पहला बनेगा आपका Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है, और इसी को इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। इसी को आगे ले जाके सोल्व कर रखा है हमने, ये सेकंड सिचुएशन है कि ये Q1 में से Q करोगे ना माइनस, तो ये डेल्टा Q आ जाएगा, तो डेल्टा Q अपोन में Q इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों को आप जब माइनस करोगे P1 में से तो ये आ जाएगा डेल्टा P अपोन में, ठीक है, P0 इंटू में 100 इसको और आगे सोल्व करोगे है ना, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा डेल्टा Q अपोन में आपका डेल्टा Q अपोन में Q, ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका डेल्टा Q अपोन में Q, और इधर आ जाएगा डेल्टा P अपोन में P, ठीक है, ये 100 से 100 कट गया, P का मतलब यहां पे Q0 और P0 लिख सकते हो आप, जैसे मैं Q1 और P1 लिख रहा हूं, राइट। ये तीन चीजें, पहले ये था फॉर्मूला, फिर इससे यहां पे आए हम, फिर इससे हम यहां आ गए हम यहां पे। अब इन दोनों के बीच में बराबर है, बराबर लग रहा है दोनों के बीच में, तो इनको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इनको लिख सकता हूं डेल्टा Q, ठीक है, डेल्टा Q क्या होगा डेल्टा Q, और यहां पर आ जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा डेल्टा P, क्या आ जाएगा डेल्टा P आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा Q अपोन डेल्टा P इंटू लग जाएगा, और इधर डेल्टा Q आ जाएगा आपका, सॉरी Q0 आ जाएगा आपका, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका P0 और इधर आ जाएगा आपका ये Q0, ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट फॉर्मूला बन के आ जाएगा डेल्टा Q अपोन में P, ठीक है, और P0 अपोन में Q0, राइट। लास्ट ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आ गया, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और हम क्या नाम से आंसर निकालेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है, क्या है एग्जाम्पल, क्या है ध्यान से देखो, तो एग्जाम्पल दे रखा है आपको, प्राइस दे रखे हैं आपको 4 और P1 दे रखा है 2, ठीक है, हाँ जी, तो आपको P0 दे रखा है, P1 दे रखा है, तो मुझे बताओ आप डेल्टा P निकाल सकते हो, बताओ, तो 2 में से आप 1 हटा दो तो बताओ कितना बच गया 1, ठीक है, ऐसे ही डेल्टा Q निकाल सकते हो आप, Q1 और Q0 और Q1 दे रखा है, हाँ, तो डेल्टा Q कैसे निकालोगे, तो 4 माइनस 1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4 और 1, ये दे रखा है आपको, मिसप्रिंट हो रहा है, रुको 1 मिनट, 4 और 1 ये 3, ठीक है, तो 4 और 1 ये 3 आ गया, चलिए 3 और P1 और P2, ठीक है, हाँ, यहां पर P2 और P1 ये 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, मैंने ही गलत लिख दिया था, क्वेश्चन आपका सही दे रखा है। तो डेल्टा P और डेल्टा Q निकाल दिए, कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, आपको चारों चीजें दे रखी है, तो पुरानी प्राइस दे रखी है आपको, नई प्राइस दे रखी है, पुरानी क्वांटिटी दे रखी है आपको, नई क्वांटिटी दे रखी है, तो ये कह रहा है आपसे कि जब प्राइस आपकी 4 रुपए थी ना, तब आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, 1 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे। अब प्राइस आपकी चेंज हो गई, प्राइस कितनी हो गई आपकी, प्राइस 4 रुपए हो गई,
और आप जो क्वांटिटी, नई क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हो वो 1 कर रहे हो। तो मैंने इससे क्या निकाल दिया, सॉरी, मैंने इससे क्या निकाल दिया, ये जो P है ना, और ये जो P है, मैंने इससे क्या निकाल दिया, आपका प्राइस 4 रुपए थी, हाँ जी सॉरी, प्राइस अब हो गई नई वाली 2 रुपए, 2 रुपए प्राइस हो गई है, और क्वांटिटी कितनी हो गई है, क्वांटिटी हो गई है 4 रुपए, ठीक है। हाँ, तो मैंने इससे क्या निकाल दिया, इससे मैंने निकाल दिया डेल्टा P, क्या निकाल दिया, डेल्टा P, ठीक है। और इन दोनों से ये जो है मेरे पास Q और Q1, इससे मैंने क्या निकाल दिया, इससे मैंने निकाल दिया डेल्टा Q। समझ आया नहीं है? तो डेल्टा P आ गया मेरे पास और डेल्टा Q आ गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, ये मेरे पास नेट जो फॉर्मूला है उसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बताओ फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q, डेल्टा Q क्या है, 3 है, ठीक है, अपॉन में डेल्टा P, डेल्टा P क्या है, 2 है ना, इनटू P अपॉन में Q, P प्राइस कितना है, P0 4 है, और उस पे 4 रुपए पे आप कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, आप क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे 1, तो ये हो गया 1। अब इसको सोल्व कर दो जल्दी से, हाँ जी सोल्व कर दो इसको। तो ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है। हाँ 6 आंसर आ गया। हाँ वो माइनस आप लगाओ चाहे मत लगाओ, है ना, माइनस लगाओगे ठीक है, माइनस नहीं लगाओगे तो भी ठीक है। ये हमेशा प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये नेगेटिव रिलेशन ही बताता है आपका, क्लियर है। तो यहां पर 6 आ गया आपका आंसर। सेकंड एग्जांपल दे रखा है आपको, सेकंड एग्जांपल दे रखा है जिसमें प्राइस है और ये P1 है, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा आपका P और P1, ठीक है, आप इसको P0 भी लिख सकते हो। तो 5 रुपए और P1 कितना है, 7 रुपए। तो अगर आप इससे डेल्टा P निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, डेल्टा P आपका आ जाएगा 7 में से 5 गए 2 रुपए। ऐसे ही आपको Q0 दे रखा है और क्या दे रखा है, Q1 दे रखा है। Q0 कितना है, Q0 कितना है, तो Q0 आपको दे रखा है 20 यूनिट, ठीक है, और Q1 कितना है, Q1 दे रखा है आपको 12 यूनिट, ठीक है। तो इससे आप जब डेल्टा Q निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -8। अब डेल्टा P आपके पास है और डेल्टा Q भी आपके पास है, ठीक है। डेल्टा P आपके पास है, डेल्टा Q आप फॉर्मूले में लगा दो, हाँ जी। तो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P, ठीक है, डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q। तो भाई ये फॉर्मूला है हमारा, P0 अपॉन में Q0 भी लिख सकते हो आप इसको। तो डेल्टा Q कितना है, -8 है, डेल्टा P कितना है, 2 है, इंटू में प्राइस कितनी है आपकी, P0 कितनी है, 5 है, और Q0 कितना है, Q0 है आपका 20। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, हाँ जी सोल्व कर लो इसे, सीधा सीधा कर दो आपका। तो ये ऊपर आ रहा है 40 और नीचे भी कितना आ रहा है 40, और ये आ गया लास्ट में आंसर आपका 1। क्या आ गया, 1 आ गया। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ। 2 एग्जाम्पल करे, दोनों में हमको डेटा दिया हुआ था साफ साफ, बस आपको डेल्टा P और डेल्टा Q निकालना था, ठीक है, डेल्टा P और डेल्टा Q निकालना था, बाकी फॉर्मूले में लगाया आंसर आ गया। सर और अभी इसमें और क्वेश्चन नहीं बन सकते मिसिंग फिगर के, हाँ बनेंगे, आगे मैं आपको इसके मिसिंग फिगर के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। थोड़ी पता दिक्कत क्या हो रही है आज इस वाली क्लास में, ये स्लाइड गलती से लग गई है ना, बनाई तो पैनल दूसरा था, ये एडिट से पहले वाला पैनल लग गया गलती से, है ना, तो मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। तो मैं आपको करेक्शन कराता रहूंगा इसमें जहां जहां मुझे लगेगा। मेरी गलती मेरी है, मैंने ही गलत पैनल सेंड कर दिया आगे। चलिए कोई नहीं, जहां भी मिस्टेक होगी मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ठीक है। चलिए तो प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे, हाँ जी बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, आराम आराम से चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, हाँ जी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है हम सुधार कर लेंगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ जी चलिए, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा रहे हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आपने समझ लिया, मेजरमेंट है।
स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है? तो जो डिमांड कर्व है ना, जब हम बनाते हैं तो उसका ढाल होता है, वो मेजर करना हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या है? तो कह रहे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व सो टोटल चेंज इन क्वांटिटिव डिमांड इन रिलेशन टू एन एब्सोल्यूट चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो कह रहे मांग वक्र का जो ढलान है वो वस्तु की अपनी कीमत में पूर्ण परिवर्तन के संबंध में मांग मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। तो यहां पे जो स्लोप ऑफ डिमांड है वो आपको बताएगा। अभी आपको डेफिनेशन से अगर समझ नहीं आ रहा हो तो प्रैक्टिकल करके मैं बताऊंगा, ठीक है, कि कितना एक यूनिट में चेंज होने से, प्राइस की एक यूनिट में चेंज होने से क्वांटिटी की कितनी यूनिट में चेंज होगा, उसको मापेगा स्लोप ऑफ डिमांड, ठीक है। और जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको पता है, इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या काम करता है। अब इनके बीच में डिफरेंस हम समझते हैं कि एक एग्जांपल से, ठीक है। तो ये देखो, ये एक मैंने डायग्राम यहां पे बनाया है, डिमांड कर्व आपको दिख रहा है इसमें। तो देखिए ये क्या है, पहले जो प्राइस थी वो 20 रुपए थी और हम जो डिमांड कर रहे थे वो 40 यूनिट की डिमांड कर रहे थे। अब क्या हुआ, प्राइस 20 से, है ना, 20 से क्या हो गया, 15 हो गया, 20 से क्या हो गया, 15 हो गया। अब ये हो गया प्राइस, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई 40 की जगह 60। तो यहां पे अगर मैं डेल्टा पी देखूं तो डेल्टा पी है -5 इस डायग्राम में, और डेल्टा क्यू अगर मैं देखूं बच्चा, तो डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है 20। पहले हम 40 यूनिट की डिमांड कर रहे थे, अब हम 60 यूनिट की डिमांड कर रहे हैं। ये दोनों मैंने निकाल दी। अब अगर आपको स्लोप पता लगाना है, स्लोप मतलब ढाल है, चाहे वो इस बिंदु पे पता लगाओ, इस बिंदु पे पता लगाओ, इस बिंदु पे, किसी भी डिमांड कर्व के किसी भी बिंदु पे अगर आपको ढाल पता लगाना है तो ढाल हर बिंदु पे क्या होगा, समान होगा। ढाल हर बिंदु पे समान होगा। और ढाल का फॉर्मूला क्या है, स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। ये स्लोप का फॉर्मूला है, ठीक है। तो डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी है 5, और डेल्टा क्यू कितना है, तो डेल्टा क्यू है आपका कितना है, डेल्टा क्यू 20, ठीक है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 1/4। ये स्लोप है। अब ये स्लोप डिमांड कर्व पे कहीं भी आप मापोगे, कहीं भी आप स्लोप निकालोगे, किसी भी पॉइंट पर, हर जगह स्लोप आपका यही होगा, है ना, जो यहां पे इस एग्जांपल में आया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इलास्टिसिटी निकालूं तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला है ना, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा क्यू सॉरी, डेल्टा क्यू है 20, डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी है आपका -5, इनटू में पी कितना है आपका, इनिशियल प्राइस कितना था, 20 था, और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 40 थी। इसको अगर आप सोल्व करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2, ये 2 आ गया। अब ये कह क्या रहे हैं, इसका मीनिंग समझना होगा कि 1/4 आ रहा है स्लोप, तो और यहां पे आंसर आ रहा है 2, तो इसका मीनिंग समझना होगा आपको कि ये कह क्या रहे हैं। तो स्लोप 1/4 का मतलब क्या है, तो 1/4 का मतलब है, कह रहे स्लोप सो दैट अ चेंज इन प्राइस बाय 1 यूनिट इज रिलेटेड टू चेंज इन क्वांटिटी बाय 4 यूनिट। कह रहे कि स्लोप ये बता रहा है, यहां पे स्लोप कितना आया है, 1/4 आया है। ये बता रहा है कि अगर आप प्राइस में प्राइस की एक यूनिट में आप चेंज करते हो, एक यूनिट में अगर चेंज होता है तो डिमांड की आपको 4 यूनिट में देखने को मिलेगा। आप प्राइस अगर 1 यूनिट कम करोगे तो डिमांड आपकी 4 यूनिट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राइस अगर 1 यूनिट बढ़ाओगे तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, 4 इकाई से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ आया नहीं है, अपोजिट का मतलब आप समझ गए, विपरीत चलेगा। 1 और 4 ये संबंध बता दिया इसने, ठीक है। अब इलास्टिसिटी 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहे हैं 2 आ गई। 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है कि अगर आप परसेंटेज चेंज कर रहे हो प्राइस में 1%, कितना चेंज कर रहे हो, 1% चेंज कर रहे हो, तो आपको डिमांड में 2% चेंज देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 2% चेंज देखने को मिलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने कैलकुलेट करी है वो क्या आ रही है, कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो आपने चेंज करा है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, उसका आंसर आया 2। 2 का मतलब क्या है,
कि अगर प्राइस में 1% चेंज हुआ तो आपकी क्वांटिटी में 2% चेंज देखने को मिलेगा। 1% बढ़ाओगे तो 2% क्वांटिटी कम हो जाएगी, 1% प्राइस कम करोगे तो 2% आपकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये बता रहा है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने कैलकुलेट करना सीख लिया, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी सीख ली, अब आपने इसका निष्कर्ष निकालना, कहते हैं कंक्लूजन, भाई कह क्या रहा है ये आंसर, तो ये आंसर भी आपको पता लग गया। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है, हाँ अगर स्लोप आपका ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जैसे अभी था, ठीक है, तो कह रहे अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है तो सभी बिंदुओं पर आपका जो स्लोप है, आप किसी भी बिंदु पे आप मेजर कर लेना, ये डायग्राम है ना आपके सामने, किसी भी बिंदु पे आप निकाल लेना, जिस भी बिंदु पे आप निकालोगे, जैसे यहां पे मैं सीधी लाइन नहीं खींच सकता, ये मान लो ये बिंदु हो गया ए सी, जो भी बिंदु है ये, इसको ले देते हैं नाम, एफ है क्या कोई, नहीं ये एफ बिंदु है। इस पर आप क्या करना, खुद अपने आप करना, आप स्लोप निकालना इस वाले बिंदु पे। जब आप स्लोप निकालोगे तो आपको पता लगेगा, ये मैंने वैसे ही बनाया, आप बिल्कुल स्केल की सहायता से मेजरमेंट लेके बनाना, ठीक है। तो आप जब आप स्लोप निकालोगे इस बिंदु पे तो आपको स्लोप वही मिलेगा जो आपको इस बिंदु पे मिला था। इस पे कितना था 1/4, तो इस बिंदु पर भी 1/4 होगा, इस पर भी 1/4 होगा, इस पर भी। स्लोप कभी चेंज नहीं होता, अगर स्ट्रेट लाइन का आपका डिमांड कर्व है तो स्लोप आपका चेंज नहीं होगा, स्लोप हमेशा सेम होगा। अब इसी बिंदु पर आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला था, ठीक है, तो वो कितना आया था 2%, कितना आया था 2% आया था, सॉरी 2 आया था वो, है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 का मतलब ये है कि प्राइस में अगर 1% चेंज होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांड में 2% चेंज होगा। अब इसी बिंदु पर आप वापस से इलास्टिसिटी निकालना, ठीक है, और वो आपका डिफरेंट आएगा पहले वाले से। तो ये दोनों में कंपैरिजन मैंने आपको करके बता दिया, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। पहला फॉर्मूला क्या है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। दूसरा कैलकुलेशन करी तो आंसर भी अलग अलग आया। तीसरा मीनिंग समझा तो वो भी अलग अलग आया। चौथा आपको पता लगा कि स्लोप आपका जो अगर स्ट्रेट लाइन का आपका डिमांड कर्व है तो आपका जो स्लोप है हर पॉइंट पर, डिमांड कर्व के हर पॉइंट पर सेम रहने वाला है, लेकिन आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो हर पॉइंट पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, भिन्न भिन्न होगा। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब आता है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ जी, डिग्री, लॉज की डिग्री, तो ये 5 है ना, 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट क्लियर करते हैं। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड, E = इंफिनिटिव। दूसरा आता है हाईली इलास्टिक, E > 1। तीसरा आता है यूनिटरी इलास्टिक, मतलब E = 1। चौथा है हाईली इन इलास्टिक, E < 1। और परफेक्टली इन इलास्टिक, E = 0। चारों के पांचों पॉइंट डायग्राम के साथ समझने वाले हैं, तो तैयार हुई है, ठीक है। हाँ जी, तो ये है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। तो सबसे पहला आता है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। तो पहले हम इसको ना डायग्राम से समझते हैं, फिर ये थ्योरी ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं बचेगी आपको, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम देख लो आप, ये है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड का डायग्राम है। परफेक्ट यानी कि ये डायग्राम क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि यहां पर ईडी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, यानी कि आपकी जो प्राइस है वो 6 रुपए है। 6 रुपए पर ये आपका डिमांड कर्व है जो बिल्कुल कैसा है, हॉरिजेंटल है बिल्कुल, है ना, जो एक्स एक्स है ना उसके समानांतर है। कैसा है, एक्स एक्स के समानांतर है, क्षैतिज जिसको हम कहते हैं, वो है ये डिमांड कर्व। और यहां पे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, इन्फिनिटिव है। कैसी, इन्फिनिटिव है। अब ये आपको बता रहा है कि आपकी जो डिमांड है ना, ये देखो 30 है, 20 है, और प्राइस में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहां पर जो डेल्टा पी है ना वो आपका 0 है, डेल्टा पी 0 है आपका, डेल्टा पी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ध्यान देना। लेकिन डेल्टा क्यू आपके सामने है, कोई ना कोई डिजिट है डेल्टा क्यू, जैसे 10, 20, 30, तो डेल्टा क्यू है आपके सामने। तो ये जो परफेक्टली इलास्टिक जो डिमांड कर्व है आपके सामने, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप प्राइस में थोड़ा सा मामूली सा चेंज कर रहे हो, मामूली सा मतलब ना के बराबर चेंज कर रहे हो, तो आपको देखने को मिलता है आपकी डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज हो जाता है। अगर आपने प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ा दी तो आपकी डिमांड 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आ रहा है मेरी बात।
सर ऐसा वास्तव में रियल में पॉसिबल है तो सही है सब मार्केट में। ऐसा तब पॉसिबल है बिल्कुल ही, मतलब जहां पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। परफेक्ट का मतलब समझते हो, मतलब जहां पे आप अंतर ही नहीं कर सकते दो गुड्स के बीच में। जैसे पेट्रोल का आप एग्जांपल ले सकते हो, इसमें रिलायंस एक पेट्रोल एक हमारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, दोनों के पेट्रोल में आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, है ना, दोनों का पेट्रोल। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का जो गुड्स होता है ना, वहां पर ये देखने को मिलता है। अगर इन दोनों के आप प्राइस देखना पेट्रोल पंप पे जाके, अब सिमिलर प्राइस मिलेंगे आपको। अगर एक ने भी प्राइस बढ़ा दी तो तुरंत उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एग्जांपल मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है नहीं करता है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या क्या बातें पता लगी है, तो पहला तो, हाँ जी, अब एक एक देखो, एक एक बात पढ़ोगे आपको समझ आएगी। पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो कैसा है, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है, यानी कि जो हमने डिमांड कर्व बनाया है वो बिल्कुल एक्स एक्स के समानांतर है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। हाँ, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन ए परफेक्टली इलास्टिक कर्व, ठीक है। दूसरा, यहां पे जब हम इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो देखेंगे तो वो कैसी होगी, इन्फिनिटी होगी, है ना। इलास्टिसिटी कैसी होगी हमारी, इन्फिनिटी होगी, देखने को मिलेगी। फिर कह रहे यह इन इट इज सिचुएशन व्हेन अ स्मॉल चेंज, मैंने कहा ना डेल्टा पी में चेंज नहीं है ना, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर आप चेंज करते हो, यानी कि मैं तो इसको जीरो कंसीडर कर रहा हूं, थोड़ा बहुत माइनर आप चेंज अगर करते हो, तो कह रहे इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉज एन इन्फिनिटिव चेंज इन डिमांड, तो आपकी डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है। वह स्थिति है जब किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन किया जाता है, ना के बराबर, तो उसकी मांग में अनंत परिवर्तन देखने को मिलता है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड में। ये पॉइंट भी क्लियर हो गए हमारे। अगला पॉइंट आता है हमारा, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इन्फिनिटी इवन इफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज, तो कह रहे हैं कि अगर आपकी प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा भी, है ना, थोड़ा सा भी अगर आप प्राइस में आप चेंज करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, तो वहां पे आपकी डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, शून्य होने का चांस रहता है। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो चेंजेज ना के बराबर है तो हम उसको शून्य कंसीडर कर रहे हैं, है ना। बाकी अगर आप थोड़ा सा भी आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ध्यान देना। अब ये तो सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अगर हम स्लोप की बात करें, है ना, कि भाई यहां पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें कि भाई स्लोप कैसा है, डिमांड कर्व का स्लोप कैसा है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा पी अपोन में डेल्टा क्यू। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा पी अपोन में डेल्टा क्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला है, जीरो और डेल्टा क्यू। पी तो आपका क्या हो गया, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, तो पी आपका क्या हो गया, पी आपका क्या हो गया, हाँ जी, पी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। भाई डेल्टा पी प्राइस में तो ना के बराबर चेंज हो रहा है, तो मैंने डेल्टा पी क्या लिख दिया, जीरो। हाँ, डेल्टा क्यू आपको मिल जाएगा। तो ये आपका स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप कैसा हो गया, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आंसर आएगा आपका जीरो। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई स्लोप कैसा है, तो स्लोप का आंसर क्या हो गया, सर स्लोप हमारा जीरो है जी। स्लोप कैसा है, जीरो है, ठीक है। अब स्लोप अगर जीरो है तो मैंने कहा क्या करा, देखो थोड़ा यहां पे डिमांड का मैंने जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उसको फॉर्मूला चेंज कर दिया। क्या फॉर्मूला हो गया, 1 अपॉन में स्लोप। सर ये 1 अपॉन में स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो डेल्टा क्यू लिखते हैं हम यहां पे और डेल्टा पी, यही लिखते हैं यहां पे 1 अपॉन में स्लोप ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हमने क्या करा है, अब हमने लिखा है इसकी जगह, इसको रिप्लेस कर दिया हमने किससे, 1 अपॉन में स्लोप ऑफ डिमांड, तो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। ये इसको इससे ये जो लिखते थे हम, इसकी जगह अब हम ये लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ डिमांड का मतलब यही है, ठीक है। और ये जो स्लोप ऑफ डिमांड है ये क्या है, जीरो है, तो 1 अपॉन में जीरो इंटू में पी अपॉन में क्यू। तो जब हम जीरो से भाग देंगे किसी संख्या में तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट है, स्लोप समझ लेना, स्लोप होता है जीरो और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती, इन्फिनिटिव होती। बाकी मैंने आपको सारी बातें बता दी है। अब आता है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक में देखो इसमें कुछ समझाने को नहीं, डायग्राम से साफ दिख रहा है कि 5% चेंज हो रहा है आपकी प्राइस में और डिमांड में आपके 10% चेंज हो रहा है। तो आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आंसर क्या आ गया 2। यहां पर एक से ज्यादा आएगा आपका आंसर। कैसा आएगा? एक से ज्यादा। इसको कहते हैं हाईली इलास्टिसिटी, इलास्टिक डिमांड। ठीक है, हाईली इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब प्राइस में 10% चेंज, क्वांटिटी में भी 10% चेंज। तो यहां पर कैसा आएगा आपका? 1 आएगा आंसर। क्या आएगा? 1 आएगा यहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपका इन इलास्टिक। तो प्राइस में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है 5%, प्राइस में चेंज हो रहा है 10%। तो ये हो गया 0.5। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? 1 से कम आएगा। इसको कहते हैं हाईली इन इलास्टिक। अब जो समझने का है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। ये मजेदार चीज है ना। यहां पर जो डिमांड कर्व होगा वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, यानी कि वाई अक्ष के समानांतर। ये देखो, ये डिमांड कर्व है। अब आपकी प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है, ठीक है, लेकिन आपकी क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा। तो डेल्टा क्यू यहां पर 0 है। डेल्टा पी आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ, डेल्टा पी, लेकिन डेल्टा क्यू 0 है। बिल्कुल वर्टिकल बनेगा ये आपका डिमांड, यानी कि बिल्कुल इसके जो एक्स एक्सिस है इस पे बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है प्राइस में आप चेंज कर लो, बढ़ा लो, कम कर लो, डिमांड में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। तो अगर आप स्लोप पता लगाओगे यहां पर कि भाई स्लोप क्या है हमारे डिमांड कर्व का, ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा क्यू। तो डेल्टा पी तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन डेल्टा क्यू 0 होगा। तो अगर हम 0 से भाग देंगे संख्या में, है ना, ये 0 से भाग देंगे तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? इन्फिनिटिव आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, मैंने ये जो स्लोप है ये इन्फिनिटिव, ये मैंने पहले निकाल दिया आपको। तो यहां पे किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप ऑफ डिमांड को निकालोगे तो इन्फिनिटिव आएगा। इन्फिनिटिव आएगा तो जब आप किसी संख्या में इन्फिनिटिव का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 हो गई। प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन हमारी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हमारा स्लोप कैसा होगा? स्लोप कैसा होगा? इन्फिनिटिव। तो ये मैंने आपको 5 हमने प्रकार देख लिए, अच्छे से समझ लिए। ठीक है, E इक्वल टू इन्फिनिटिव, E इक्वल टू E ग्रेटर देन 1, E इक्वल 1, E लेस देन 1 और E इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे अच्छे से। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सफलता सुनिश्चित है। टेक केयर।